लिखकर श्री परिमल नथवानी। उपसभापति के माध्यम से मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी यहाँ जो उपस्थित हैं तो चल रही है सिलेक्ट कमेटी में, उनका अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने रेल बजट के ऊपर एक अच्छा प्रेजेंटेशन मॉडल रेलवे को डेवलप करने के लिए दिया। हमारी भारत की रेलवे सर सबसे बड़ी रेलवे है और हम जब विदेश जाते हैं तो हमें लगता है कि विदेश से आके हम उस रेलवे की काफ़ी तारीफ करते हैं, किंतु जब भारत आते हैं तो उनके लिए जो हमें सफाई रखनी चाहिए या उनके लिए हमें जो सुविधा होनी चाहिए, तो जो उनके लिए जो टैरिफ होना चाहिए, रेल पैसेंजर टैरिफ जिसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से सर रेल टैरिफ पैसे हमारा जो है वो सबसे कम है। मैं मानता हूं कि एयर कंडीशन क्लास में अगर हम टैरिफ नहीं बढ़ाते वो बात अलग है, किंतु जो बजट अपना है, जो लिमिटेशन है, जो फाइनेंशियल हमारा क्रंच है रेलवे का, अगर उसको आगे चलाना होगा तो सर मेरा एक सुझाव है कि जिस तरह से देश में टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी चल रही है, जिस तरह से पावर रेगुलेट अथॉरिटी चल रही है, उस तरह से सर रेलवे टैरिफ रेगुलेटरी कमीशन होना चाहिए जो साल साल रेलवे की टैरिफ के ऊपर उसका गौर करे, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेल टैरिफ है वो एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है और रेलवे है जो वो नीचे बैठी जा रही है और हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर हम रेल बजट को उस तरह से देखेंगे कि हमें क्या नया मिला क्या नहीं मिला, तो अगर बजट सही नहीं होगा तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो मेरी एक उम्मीद है कि एक पावर रेगुलेटरी कमीशन और टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन जैसा है, ऐसा रेलवे टैरिफ कमीशन एक होना चाहिए, इसके ऊपर जो गौर होना चाहिए। सर मेरी कर्मभूमि झारखंड है और मेरी जो जन्मभूमि है वो गुजरात है। ये दोनों के बारे में मैं बात कहूँगा। झारखंड जो है सर वो एक 14 साल पुराना एक अभी अभी शुरू हुआ एक छोटा बच्चा है और झारखंड के लिए सर रेलवे में खास कोई प्राविधान आता नहीं है। झारखंड है 14 साल से एक अलग स्टेट बना है, चाहे वो बिहार का समय था या आज का समय है, झारखंड को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। झारखंड की 6 रेलवे लाइन नई जो होनी थी उसके ऊपर कोई विकास नहीं हो रहा है। तो मैं रेलवे मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमें आपके माध्यम से जो 6 नई लाइन आने वाली थी उसके ऊपर आपका क्या रवैया है और कब तक वो पूर्ण हो जाएगी। झारखंड में सर आपका जो बजट है उसमें झारखंड की तरफ से आपको 11% यानी कि 11% ऑफ द रेवेन्यू आपको झारखंड से आती है, किंतु झारखंड को कभी किसी ने मैप में रेलवे ने लिया नहीं है। उसी की बदौलत है सर कि झारखंड के जो अंदर राजधानी ट्रेन चलती है वो हफ्ते में 2 ही दिन चलती है और उसके डिब्बे जो है वो बिल्कुल कंडम हो गए हैं। आप कहते हैं जब चिट्ठी लिखते हैं कि उसकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, पर मैं रेलवे मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि आप आइए और झारखंड की रांची जो राजधानी जाती है उसमें आप बैठिए और देखिए कि कितने कंडम कोच है हमारी राजधानी झारखंड के लिए। हमारे यहाँ से कोई मंत्री नहीं होता है झारखंड से। मैं 8 साल से ये सदन में हूँ, मैं सर इसको देख रहा हूँ कि झारखंड के लिए कोई नई ट्रेन शुरू नहीं हो रही है। हमारी एक डिमांड है झारखंड के लिए सर कि एक ट्रेन मुंबई के लिए नई हो और एक रांची से या जमशेदपुर से सूरत के लिए एक नई ट्रेन होनी चाहिए, जबकि झारखंड ने 11% आपको बजट के अंदर रेवेन्यू दे रही है। तो हमारा ये सुझाव है कि 6 हमारी रेलवे लाइन शुरू होनी चाहिए और ये राजधानी जो है वो हफ्ते में 2 ही दिन चलती है, वो 7 दिन चलनी चाहिए। उसके अलावा झारखंड स्टेशनों में भी सुधार होना चाहिए। हटिया जो हमारा एक मुख्य स्टेशन है, जो एक सबब है झारखंड का, रांची का, उसको भी एक मॉडल स्टेशन बनाना चाहिए। ऐसी मेरी एक डिमांड सर रेलवे मंत्री जी के जरिए है। और सुरेश प्रभु जी जहाँ मौजूद है जो बाहर चले गए थे, फिर से मैं सर कहूँगा कि आपको जो भी प्रोग्रेस करना है तो आप जब तक टैरिफ का बैलेंसिंग नहीं करेंगे, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पावर रेगुलर अथॉरिटी है, उसके तरफ से आपको एक टैरिफ कमीशन बनाना चाहिए। और सर रेलवे में चोरी भी इतनी होती है जिसका डैमरेज रेलवे भुगतती है और उसका नतीजा ये आता है कि करोड़ों अब्जों रुपया डैमरेज में चला जाता है।
तो उसका कोई ना कोई ऐसा कमीशन हर स्टेट में एक होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस के माध्यम से या चीफ सेक्रेटरी, एक्स चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, ताकि रेलवे में जहां तक हम चोरी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री जी इस पे गौर करेंगे। दूसरा सर, मैं गुजरात से हूं। गुजरात के अंदर 6 हमारे नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लोगों की बहुत उम्मीद है। जैसे मैं आता हूं, देवभूमि द्वारका मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा नेटिव प्लेस है। द्वारका उसका एक शहर है और जाम खंबालिया उसका एक शहर है। द्वारका सर 4 धामों में से एक धाम है। उनका एक मॉडल स्टेशन कब से पहले अनाउंस हुआ था, पर आज तक वो मॉडल स्टेशन के ऊपर खास कोई प्रगति नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से मैं सर कहूंगा रेलवे मंत्री जी को कि द्वारका को एक अग्रता दीजिए। और दूसरा मेरा एक अनुरोध है सर कि जो देवभूमि द्वारका का कैपिटल है जाम खंबालिया, उसमें एक ही प्लेटफॉर्म है सर। ट्रेन आती है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि लोग स्टूल लेके आते हैं घर से। आप मंत्री जी प्लीज पीछे गौर करिए। मंत्री जी मैं आपको अनुरोध करूंगा, ये आप देखिए कि किस तरह से प्लेटफॉर्म पे स्टूल लेके आते हैं और ट्रेन में चढ़ते हैं। तो मुझे बहुत खेद हो रहा है कि इतना कैपिटल का एक मेन स्टेशन होने के बावजूद सर हमारे यहाँ वो सेकंड प्लेटफॉर्म जाम खंबालिया में नहीं हो रहा है। दूसरा है सर कि हमारे अमरेली से गिर के अंदर एक लाइन आती है पीपावा से, तो हमारी राज्य सरकार ने एक स्पेशल बजट दिया है। हमारे रेल ट्रैक के ऊपर लायन की कटिंग हो रही है। जब लायन क्रॉस करते हैं तो 100 किलोमीटर्स की लाइन है हमारे जो पीपावा से अमरेली आता है, और वो थिक फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट। उसमें लायन जब क्रॉस करते हैं तो कई बार रेल के नीचे आ जाते हैं। कई बार वेस्टर्न रेलवे जनरल मैनेजर से मीटिंगें हमारे राज्य सरकार ने भी की है, किंतु इसके ऊपर कोई बजट जो राज्य सरकार ने दिया है उस तरह से मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि आप इसको देखिए कि आपकी तरफ से भी ये 100 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर एक फेंसिंग लाइन बनाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम लायन जो हमारे प्रेस्टिजियस एनिमल ऑफ एशियाटिक लायन है उनका हम बचाव कर सके। और फिर से मैं रेल मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि हमारे रांची के लिए राजधानी एक्सप्रेस 7 दिन चलाई जाए और नए कोच के साथ चलाई जाए। जो कंडम कोच है उसको नाबूद करें। मुझे सुनने का मौका दिया उसके लिए मैं सदन का आभारी हूं। Thank you, Mr. Raja. Already one of your members have already spoken. Yes. Kindly confine it. Thank you, sir. Indian Railway is one of the largest in the world. Our country is vast. Modernization of railways, expansion of railways will be always challenging task for any railway minister. Despite this thing, there are demands for new lines and new projects. Sir, I raise a few concrete issues. One, Chennai has integral coach factory. Sir, Railway Minister should take note, sir. Chennai has integral coach factory, but it is not run in optimum capacity. There are very skilled young people who have been trained under apprentices schemes. They are not being given regular jobs. And I think the Railway Minister should see that integral coach factory in Chennai is run with optimum capacity. And it can help the Indian Railways as a whole, and even it can help the country or government to go for helping other countries in sending coaches and other necessities. This is one, sir. The two, there are some lines, new lines approved by the previous minister. For instance, Kumbakonam, Jayagondam, Virudachalam. It is a line accepted when Ms. Sadanand Gowd was the minister. Now, no work is undertaken and no money is given. This one new line project Railway Minister should address. Then, sir, already the broad gauge conversion, that is Thiruvarur, Tiruthurai-Pundi, Muthupet, Karaikudi. Now, the work has to start from Thiruvarur and it should proceed to Karaikudi.
and there are apprehensions in the minds of the people, and number of agitations already have taken place in Tiruvarur, Nagapattinam, and other parts of the state, and Railway Ministry will have to address this issue because it is an ongoing project. Now what people want, the broad gauge conversion work should start from Tiruvarur and it should proceed via Tiruthurai-Pundi, Muthupet to Karaikudi. This is what the people want. Then sir, third, there is a new proposal, Thalassery in Kerala to Mysore. As a matter of principle, it has been accepted. What survey has been done, what work will be undertaken, that Railway Minister will have to look into it. Then coming to one concrete issue, sir, that is the privatization or the role of private capital in railways. Private capital in railways. There is a lack of I am concluding this with this. There is a lack of clarity as far as the role of private capital in Indian railways. For instance, you have allowed private capital, but it has led to non-implementation of reservation policy in catering. When Ms. Ramvilas Paswan was minister, there used to be a policy of reservation in allotting catering units to scheduled caste people, scheduled tribe people and OBC. If at all the scheduled caste people get some catering units, they are given in remote small stations where many trains do not stop at all. So the reservation policy suffers from that. And I can take the name. Now there is only one person getting 700 trains contract to cater, and the quality and what you know as minister. So this is one problem, sir. Then finally, this private capital, one should be very careful because LIC, the public sector insurance company, as you admitted, has been financing for the development of Indian railways. Mr. Hanumanth Rao. And when you go for private capital, you take into consideration the interests of scheduled caste, scheduled tribe, OBC. That is what, even in recruitment, there is lakhs of jobs pending, unfulfilled. If railways open up, it will help the scheduled caste, scheduled tribe, OBC to get an entry into the job, and it will help railways to move forward and railways to be more modern, and whatever requirements we want, railways can fulfill. That's what I make an earnest appeal to the Railway Minister to address these issues. Thank you, sir. Okay, please, Hanumanth Rao ji. Deputy Chairman, sir, I am very happy to give me the opportunity for talk about the railway budget. Sir, you are well aware the Andhra Pradesh reorganization. After that, we expected a lot about, because the reorganization committee also, the Telangana is the new state, infrastructure, the new trains are necessary, central government must support the new state in the initial stages, sir. Sir, a committee was formed for looking into the requirements of newly formed state at most 1 year, sir. Within a 1 year, I got one letter, sir. You see, they're very interesting. Suresh Prabhu is such an intellectual man. He became the railway minister. One letter has come. You see that, dated 5/2/2015 by Railway Ministry. Letter has reached to me on 2nd March, sir. 2nd March. My house is 11 Janpath. Railway Bhavan is almost all, I can say that 2 furlong or 2.5 furlongs, sir. See that letter, the constitution of the committee, SAG officers from Railway Board, South Central Railway to look into the action. Point number 1, 8, 10, 11, Schedule 13, Infrastructure of Andhra Pradesh Reorganization Act. So you see, as per the reorganization 2014 schedule,
13 infrastructure. Finally, sir, Railway Board constituted a committee comprising SAG officers, while its order number dated 15/4/2014 this regard. Sir, letter has come to second and they are asking, sir, kindly send your views, suggestions 28/2/2015 as it will help to the finalizing the report within the stipulated time. The suggestions can be sent via email address. Sir, you see that 26 February railway budget, my letter is 28 before I want to send it. Sir, what is this? I can't understand. Railway Board office is very near, my house is near. For it has taken more than, I can say the 28 days it has taken place. And asking for the once railway budget was introduced on 26, and they are asking 28th before that you send it. This is the attitude of the railway boards. Sir, remaining, because what it has happened, because I want to give Suresh Prabhu this letter, the Honorable Minister, after that I will give it, see. Where is the communication gap? And moreover, sir, in Telangana, the last 60 years we are suffering like anything, sir, in all the way. Either irrigation, or railways, or road, everything. Today we expected under the NDA government, especially Narendra Modi aayega, achhe din aayega, we expected lot of things about these things, sir. But unfortunately, there is a no new project, including, sir, you are well aware, railway coach factory is Kazipet. It was a long pending, sir. The years we are asking for this thing, and railway zone also we are asking. That is also not mentioned anywhere, sir. And railway minister is saying that we are taking a old projects. So old project is only one, that is Peddapalli to Nizamabad, sir. That is when our former Prime Minister, our Telugu Bidda, P.V. Narasimha Rao, as there at that time it was taken, sir. At that time still it is continuing, sir. It is up to Nizamabad. It is only Armoor is a 30 kilometer, it is a pending. Only old cases are taking, there is no new land. Even Hyderabad is the headquarter. And Hyderabad to Karimnagar there is no direct line, sir. Even Medak there is no line. Even Adilabad direct district headquarters, from capital to nothing is there, sir. So my request is, Honorable Minister can see the Telangana. Telangana is the most backward area, sir. Moreover, railway and road bridge, it will take more rates, sir. Wherever you are taking a bullet train, but railway and flyover, years together there is a Mahbubnagar when Mallikarjun was the Honorable Minister for Railways, he has started, sir. Recently it was completed, sir. Yes, they are taking, sir. Moreover, in Medak, recently railway crossing was not there. The people, especially school children, more than 100 children they have given their life, sir. So my request is, the South Central Railway, before they are taking, and highest, sir, whatever the income, railway, South Central Railway, the highest we are paying, sir, so South Central Railway. But there is no facilities. Even, sir, we want to go to Sabarmalai, only one train, sir. Even Sai Baba, even we are asking for several years, Sai Baba direct train, because people are going to somewhere, from there they want to go to Sai Baba, there is a, in between, the transport, they are taking lot of money, sir. That also we have made a request. Nothing was happened, and railway trains should be making a very useful, there is no, except Secunderabad, Kachugda, they have not taken anything, accelerator is not there, new bridges has not taken place. Kachugda is one of the oldest, sir. Nizam was when he was ruling, the Kachugda railway station was there. At that time, the one train was there, sir. There is no development. So my request is to see this. Kachugda, Nampalli, these are the two centers are there, sir. From here to the district headquarters will be connection. And my request is MMTC. The first phase was 10 years back, they have taken, sir. Shadnagar. Why don't you take to Shadnagar? Because city was spread up, sir. Shadnagar, and this side is Yadgir Gutta. There is a
big temple is there, sir. Lot of people are going, sir. They are not getting buses facilities. If MMTC will be there, people can go easy to temple, and also there is a lot of revenue also come to the railway, sir. And outside, because whatever the rail wagons, and outside the city they can take it for the transport also, they reduce, sir. So these are the issues are there. And moreover, sir, Railway University for Warangal we are asking last several years, sir. And in Secunderabad we want to make a the medical college, sir. There is a lot of facilities there. Hospital is there, but Railway University, Railway Medical College, people are asking for several years, sir. That also they have not done anything, sir. Moreover, another request, sir. Only one train, one line was there, that Nadikudu, BB Nagar. Now, why they are not making any double line, sir? Only your trains will increasing, but there is no double line. How the trains will timely it will come, sir? So even Hyderabad to Bangalore, you are well aware, sir, Bangalore there is a lot of people are going because there also high-tech city is there. There is a lot of students are there. So my point of view, railway, because everybody they are going in a buses, there is a big accidents are there, people are dying. So my request is to the Honorable Minister, let us they can make a double line. This is a old demand when Mallikarjun was there, sir. But at that time they have not done anything, sir. Here also from Nadikudu, this thing, the Guntur, even Tirupati, sir. We can go to even pilgrim place like Ajmer, only one train is there, sir. Why don't you can increase even Varanasi, people are, they want to go this, only weekly or timely, sir. And moreover, after Andhra Pradesh became separate Telangana, still they have not changed AP Express. Why AP Express? They can make it Telangana Express. The people also demanding, sir, after bifurcation, AP Express, people asking why they are not Telangana Express. Let them, they can make a AP Express separate for Visakhapatnam to Delhi. Like that, sir, my request is, Honorable Minister can see this, all those things, and more requesting, the more money should be there. Kachigoda railway station should be make it to the high level, sir. And even some of the trains, we can't go inside, sir. That is the arrangement, the cleanliness is, nothing is there, only for namesake, everything is said there, outside. Inside once we can go, we can get it. Food also, sir, same food. There is no change food also. Who are giving the catering, I can't understand. Same food people are eating. So that also there is a change. Moreover, Telangana is a backward district. I don't want to talk much because the first this thing in the budget also they have not mentioned any new trains, any nothing. So whatever the old trains, they have announced this new railway division and 12 new trains out of Telangana, 8 started, 14 trains through the 2 states, 5 were started. My request is whatever the promises, especially Kazipet, this coach factory should be taken, and other issues also like Medak, Karimnagar and Adilabad, direct Hyderabad to this thing. MMTC, there is a lot of facilities are there, sir. MMTC people are going everywhere because in the roadside they can't go from Shadnagar to, they want to come here, it will take 2 hours, sir. If train they will come immediately, sir. So my request is MMTC, one is Yadagiri Gutta, one is Shadnagar, another is Vikarabad. These are the issues. MMTC they can get more revenue. They are not understanding why, because people are going in a bus or train, bus or otherwise scooter, there is a lot of accidents are taking place. So railway should take seriously, and in future Telangana can make a special budget for the Telangana development of trains and also MMTC, and also develop the new trains. Kachigoda, Nampally should make it the important railway station, getting all facilities. These few words, thank you very much. Thank you. Mr. Meghraj Jain.
माननीय सभापति जी, भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है। जैसे शरीर में धमनियां रक्त का संचार का साधन होती है, ऐसे ही भारतीय रेल देश की प्रगति में सहायक होती है। करोड़ों यात्री रेल से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, अपनी रोजी रोटी, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन एवं धार्मिक आस्था के लिए वो जाते हैं। अपने जीवन का इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम मोक्ष आदि को वो पूरा करते हैं। मैं आदरणीय सभापति जी, मैं इस रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय रेल मंत्री जी ने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है कि इसमें आलोचना करने का कोई कारण नहीं बनता है। माननीय रेल मंत्री जी ने सस्ती राजनीति से ऊपर उठ करके सचमुच राष्ट्र के रेल मंत्री का कर्तव्य का निर्वहन किया है। भाई भाई लूटने वाली घोषणाओं से बचकर रेल को पटरी पर लाने का कार्य किया है। इस बजट पर काफ़ी कुछ बोला जा चुका है। मैं विस्तार में न जाकर मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात केंद्रित करता हूँ। रेलवे का कायाकल्प करने का जो माननीय रेल मंत्री जी ने संकल्प लिया है, वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब रेलवे की गति, स्तर और सेवाओं और सुरक्षा पर जोर होगा। यात्रियों की सुविधा, स्वचालित सीढ़ियाँ, मोबाइल ऐप से टिकट बनाना, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा, 2000 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले द्वारा गाड़ियों की सूचना, साफ सुथरे बिस्तर, ऊपरी वर्थ के लिए सीढ़ियाँ, सफाई डिब्बे स्टेशन पर और डिब्बों में सफाई। आज हर एक ने, सबने बोला कि सफाई नहीं होती है, उसकी सफाई की व्यवस्था का बजट में उल्लेख किया गया है। शौचालयों की सफाई के बारे में तो हमारे कई माननीय सदस्यों ने काफ़ी ध्यान दिलाया है, उसके ऊपर भी रेल मंत्री जी का ध्यान है। और पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया है। वर्षों से अभी बड़ा मैं बधाई देता हूँ। हमारे अनेक सदस्यों ने कहा कि इतने वर्षों में नहीं हुआ, उतने वर्षों में नहीं हुआ, यानी उन्होंने सच्चाई स्वीकार की। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनके समय में कोई काम वो नहीं कर पाए। रेलवे लाइनों का विस्तार और दोहरीकरण करना, तिहरीकरण करना आज आवश्यकता है। माल ढुलाई करना, गाड़ियों की गति बढ़ाना और ये सब करने के लिए मालगाड़ियों के लिए भी जगह चाहिए। यात्री गाड़ियाँ ज़्यादा चलाना है तो दोहरी और तिहरीकरण हमें करना पड़ेगा। उसका रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने उल्लेख किया है। क्षमता बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का डिजिटल मशीनों से पटरियों की जांच करना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा है। दुर्घटना रोधी व्यवस्था डिब्बों में लगाई जाना, यात्रियों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देने की इसमें बजट में कहा गया है। आत्मनिर्भर करने के लिए सौर ऊर्जा और विज्ञापनों के माध्यम से और इस प्रकार पैसा जुटाने की व्यवस्था की गई है। शोध के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी अपने इस बजट में की है। पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही मैं माननीय रेल मंत्री जी से कुछ पुरानी परियोजनाओं घोषणा करने के बाद अधूरी पड़ी परियोजनाओं पूरा उन्होंने किया है। मैं उनसे कुछ मांगे करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को उन्होंने बहुत कुछ दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पुरानी वर्षों से परियोजनाएं पड़ी हुई थी, रेंग रही थी, जैसे कोई जितना पैसा लग रहा था वो पैसा भी सब बेकार जा रहा था, तो उसकी तरफ ध्यान दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर मेरी आग्रह है कि जबलपुर से, दमोह से जबलपुर, ये अभी गाड़ी दमोह से कटनी जाती है और कटनी से जबलपुर आती है 90 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, 180-200 किलोमीटर करीब वो सफ़र करती है। अगर दमोह से जबलपुर कर दिया जाएगा, जैसा कि हमारे शरद यादव जी ने कहा, तो जबलपुर से आगे बालाघाट और वहाँ से गोंदिया, तो ये उन्होंने कहा नॉर्थ से, मेरा कहना वेस्ट से भी ठेठ जैसलमेर से गाड़ी चलेगी। जैसलमेर, जयपुर जो होती हुई कोटा, गुना, बीना, सागर, दमोह, जबलपुर और वहाँ से गोंदिया, तो एक नई इस प्रकार का ये जुड़ेगा जो हमारे सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, मिलिट्री के लिए। तो इसका सर्वे कराया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश का हूँ पर मैं देश में घूमता हूँ, कई लोग यात्री मुझसे बात करते हैं। राधनपुर से विरमगांव जिसका सर्वे हो चुका है, नई लाइन का निर्माण किया जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर एक तीर्थ आता है जैन समाज का बड़ा शंखेश्वर, वहाँ पर हजारों यात्री रोज जाते हैं। परेशानी होती, बसों से ही उनको जाना पड़ता है अहमदाबाद से। अगर ये लाइन बनेगी तो उनको काफ़ी लाभ होगा। देश के विभिन्न भागों में मतलब से जोधपुर जाने वाली ट्रेनें वो निकल जाती है। अगर मेड़ता स्टेशन से और बीकानेर की तरफ अगर शटल चलाई जाए तो काफ़ी यात्रियों को लाभ होगा, क्योंकि अभी तक बीकानेर का जो ये रूट है उसकी काफ़ी उपेक्षा हुई है।
और पूना से जोधपुर के जो ट्रेन चलती है, मेरा उसमें निवेदन है कि वहाँ से पूना में बहुत बड़ी मात्रा में लोग नागौर के निवासी रहते हैं, तो काफ़ी मात्रा में काम करने वाले लोग वहाँ रहते हैं। अगर इसको 4 डिब्बे भी अगर उसको वाया मेड़ता होकर के अगर बीकानेर के लिए चलाया जाए तो वास्तव में बहुत बड़ा यात्रियों को सुविधा होगी। और एक और अंत में बात कहना चाहता हूं, एक बाबा आदम का जमाने का, क्योंकि हर रेल मंत्री बनता अपने अपने रेलवे स्टेशन पर काम करता, अपने अपने प्रांत में काम करता है। दिल्ली का कोई रेलवे स्टेशन, दिल्ली का कोई रेल मंत्री नहीं बना, तो दिल्ली का हमारा जो सड़क दिल्ली सराय रोहिल्ला का स्टेशन है वो वास्तव में देखने लायक है, बाबा आदम के जमाने का है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा उसकी सुध ली जाए। और उस स्टेशन पर जाने के लिए मार्ग इतना गली जैसा है कि उसके अंदर जाम लगता है, टाइम पर पहुंच नहीं पाते, तो कई बार ट्रेनें छूट जाती वहां पर। और दक्षिण मतलब जोधपुर की तरफ की जाने वाली, राजस्थान जाने वाली और अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनें उसी रूट से जाती है, तो इसलिए यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है। तो इतना मेरा कहना है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे स्टेशनों पर गरीब लोग, बड़े लोग तो 20 रुपए की बोतल लेके पानी पी लेते हैं, गरीब लोगों के लिए पानी पीने की बहुत तकलीफ है। और मैं देखता हूँ हमारे रतलाम का स्टेशन, आदिवासी हमारे जो हजारों की संख्या में इधर से उधर जाते हैं, बेचारे कहीं से भी पानी लेके पी लेते हैं, और पानी अगर स्वच्छ नहीं मिला तो बीमारी बहुत फैलती है। उज्जैन हमारा स्टेशन है, वहाँ पर पूरे देश भर से और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, इसी प्रकार का स्टेशन है। तो मैं खुद ऐसा चाहता हूं और रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने सांसद निधि से 5 स्टेशनों पर 5-5 लाख के जो 20,000 लीटर पानी रोज साफ करते हैं, ऐसे जल शोधक यंत्र लगाना चाहता हूं। वो इस प्रकार की रेलवे में उनके अधिकारियों से बात करें और ये कहे तो मैं हमारे यहाँ पर ये जो भोपाल है ना, अपना इटारसी स्टेशन है, उज्जैन स्टेशन है, रतलाम स्टेशन है और इंदौर स्टेशन है, इन स्टेशनों पर काफ़ी इसके कारण यात्रियों को सुविधा होगी। और अंत में श्री सुरेश प्रभु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जनता रूपी प्रभु की आशीर्वाद से प्रभु सुरेश प्रभु की मदद अवश्य करेंगे और इनका संकल्प पूरा होगा। धन्यवाद। Thank you. श्री जॉय अब्राहम। आप मांगने के लिए नहीं, देने के लिए खड़े हुए। Thank you, sir. Thank you, sir. मेहनत बाकी सब प्रदेशों की। The railway budgets are eagerly awaited in Kerala. Kerala is at the southern tip of our country, and we used to give high expectations every time. Usually our expectations are belied every time. This railway budget is no exception. Sir, we have no new trains. We have no coach factory promised earlier, no wagon factory, no peninsular zone. We are in despair. There is no point in expecting much. Kerala is neglected once again. So we are forced to curtail our expectations. See, many of our people, our brethren are working throughout India. In every nook and corner, there is a Keralite. Their only wish is that railways should arrange for their annual journey with the family and back from their place of residence or place of work. They wish they may be given a comfortable journey from their workplace to Kerala and back. This is our only demand. See, so we have restricted our claims. We demand doubling of our lines. We demand electrification of the existing lines. We demand automatic signal system. We demand good coaches in place of old and dilapidated ones. We demand justice from the catering services. Sir, last time, Sri Sadananda ji, after the budget, all the MPs from Kerala protested, and our Deputy Chairman, Sri P.J. Kurian, he was kind enough to call a meeting of all the Kerala MPs in his chamber in the presence of the Railway Minister Sadananda ji. And we have aired our complaints. He was very kind to hear our views,
and he has promised certain things. Our Deputy Chairman is its witness. He witnessed the whole affair. So my humble request to our Deputy Chairman and to our former Railway Minister Sadananda ji is that both of them should impress upon the new Railway Minister Prafuji to implement the promises they have given earlier. I may cite the date of that meeting. See, the date of that meeting was 12/8/2014. 12/8/2014. And in the budget speech this year, I found a very commendable sentence regarding catering. In page 9, paragraph 25. To provide freedom to our valued passengers to select their meals from an array of choices, including local cuisine, e-catering has been introduced in 108 trains on an experimental basis from January this year. Sir, our valued passengers, they are in fetters. They have no freedom even to decide the choice of their coffee and their tea. See, I have several times in this August House, I have expressed my desire, and I have pleaded for coffee and tea should be served in the passenger coaches without sugar. Railways have nothing to lose, only to gain. Railways should provide coffee and tea without sugar, means railways are not obliged to serve any sweetener in lieu of this sugar, just without sugar. So railways has nothing to lose, only to gain in the price of the sugar. This was a commitment made by the Honorable former Minister at the meeting convened by the Deputy Chairman in his chamber last year. Sir, there are lakhs of diabetic patients in the country. The incidence of diabetics is increasing. Now, after the meeting in Deputy Chairman's chamber, I have sent a letter to the Honorable Sadananda ji reminding him of his commitment. But unfortunately, he was shifted to some other ministry. The Railway Board Chairman has sent me a reply that this facility is now available in Rajdhani and Shatabdi Expresses. That is not enough. This facility, coffee and tea without sugar, that has to be served in every passenger coach, whether it is express, whether it is mail, whether it is ordinary or everything. That is my humble request. So, sir, as a member from Kerala, I have only one request. There is a solemn commitment made by the former Minister Sadananda ji in front of our Deputy Chairman. And I request the Honorable Railway Minister to consider this commitment favorably and do justice to the state of Kerala and also to lakhs of diabetic patients of this country. Thank you, sir. Thank you, Mr. Mohammed Nadimul Haq. Yes, sir. We were just talking to the LOP and a few other parties. Congress party itself has over 1 hour to go. Other parties have about 1 hour. That is 2 hours. 1 hour the railway minister will take to reply. That's 2.5, 3 hours. So I was just, the LOP has gone at the back. Our request is, sir, to carry on as much today. And the LOP would like to speak and others would like to speak. So they speak tomorrow. And then the reply of the minister will come 1 hour tomorrow. By 3:30 we'll finish it. This was our suggestion, sir. You discussed we are with the deputy chairman. You discussed with the deputy chairman. Yes, sir. Yes, sir. But the government, we are making this request. We are making this request to the government. So we carry on till 6:15 today. We were informally talking to the railway minister
who has been keenly writing notes. So he'll take 1 hour to reply, plus 1 hour of the Congress party which is left, that is 2 hours. So that is why we are suggesting. So we request the Parliamentary Affairs Minister to revert on this, sir. Thank you. Please. Mr. Haq. वाइस चेयरमैन साहब, बजट में आम तौर पर साल का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इस बजट में ये गायब है। लिहाजा इसे बजट नहीं बल्कि सिर्फ एक विश लिस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई। अब ज़माना है कि लोग कहते हैं कि अब चली है रेल स्टेशन से रोती रुलाती हुई। वाइस चेयरमैन साहब, यहाँ मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मगरबी बंगाल को इस बजट में फंड से महरूम रखा गया है। वहाँ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए हैं। मेट्रो रेल को फंड से स्टार्व कर दिया गया है। 12/7 सेक्टर में 2081 करोड़ रुपए में से सिर्फ 140 करोड़ रुपए अलाट किया गया है। जो लाइन फुरफुरा शरीफ जा रही थी उस पर काम रोक दिया गया है। 48 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, लेकिन फ़कत 5 के लिए फंड सैंक्शन किया गया है और वो भी पूरा नहीं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। दिला के भरोसा फिर गरीबों का मजाक उड़ाया ना करो। दिला के भरोसा फिर गरीबों का मजाक उड़ाया ना करो। हम झोपड़ियों में रहते हैं, महलों के ख्वाब दिखाया ना करो। वाइस चेयरमैन साहब, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकार गरीबों के बारे में सोच रही है, लेकिन इस बजट में गरीबों के लिए क्या है? मुझे याद है कि बंगाल की मौजूदा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, तब उन्होंने गरीबों के लिए इज्जत टिकट जारी किया था। इस टिकट की कीमत सिर्फ 25 रुपया माहाना थी। हमने सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची से काम नहीं लिया, बल्कि अपने एक्शन से साबित कर दिया कि हम गरीब के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे ये उम्मीद थी कि सरकार भी गरीबों को इज्जत बख्शेगी, लेकिन अफसोस ऐसा ना हुआ। सर, तेल की इंटरनेशनल कीमत में ज़बरदस्त कमी आई है, लेकिन पैसेंजर फेयर्स में कोई कमी नहीं आई। बजट में प्रपोजल आया है कि बुकिंग अब 4 महीने कबल की जा सकेगी, मगर मेरा मानना है कि जब तक स्टेशनों पर से टाउट्स और दलालों को हटाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक पैसेंजर्स को हरासमेंट का सामना करना होगा। दूसरी जानिब फ्रेट रेट, जो पहले से ही दुनिया में सबसे महंगी है, में 10% इजाफा किया गया है। इससे गरीब तबके की तकलीफ बढ़ेगी और ज़रूरी अशिया की खासकर ग्रेन, यूरिया, कोल, आयरन ओर और सीमेंट के दाम पर असर पड़ेगा और ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद रेलवे का ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी काबू में नहीं है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो पैसेंजर रेवेन्यू के वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में कमी आई है। लिहाजा फंड के इंटरनल जनरेशन में भी ओवरऑल कमी है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक रेलवे में इन्वेस्टमेंट कमज़ोर हुआ है और 12 प्लान में जैसा प्लान किया गया था इसके आसपास भी नहीं है। इसकी वजह से देश के जीडीपी ग्रोथ में सालाना 2% का फ़र्क है। सर, पिछले 3 सालों में रेलवेज़ में 1.5 लाख करोड़ का सरमाया लगाया गया है और रेल मंत्री कहते हैं कि अगले 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा?
एक ज़माना था कि रेल अमीरों की सवारी हुआ करती थी, लेकिन अब रेलवे पैसेंजर ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास जनता होती है। पैसेंजर सेफ्टी के लिए सिर्फ 2200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये बहुत कम है। कहा जा रहा है कि कोई नई ट्रेन का ऐलान ना करके सरकार ने बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा किया है, लेकिन क्या हम पर लाजमी नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और देखें कि देश के बैकवर्ड एरियाज, खासकर ट्राइबल बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया पर इसकी वजह से कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, खासकर जब एक वाहिद बुलेट ट्रेन पर 60,000 करोड़ की लागत आएगी। वाइस चेयरमैन साहब, रेलवेज नेशनल एसेट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एसेट भी है और इसकी निजकारी या प्राइवेटाइजेशन का फायदा सीधा कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल्स को होगा। बजट में विजन 2030 की बात की गई है। मैं इज्जतमाब मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो 2009 के रेलवे बजट को एक बार देख लें, जहां 2020 विजन डॉक्यूमेंट का ऐलान किया गया है। इसके तहत शुरू किए गए काफ़ी प्रोजेक्ट्स नेगलेक्ट का शिकार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इन प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द पूरा करेंगे। सर, Rabindranath Tagore had once said, and I quote, "Let me not pray to be sheltered from dangers, but to be fearless in facing them." Unquote. सर, आखिर में ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी आबादी 125 करोड़ की है और रेलवेज मुल्क की सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है। लिहाजा रेलवे सिर्फ एक कमर्शियल एंटिटी नहीं हो सकती। द रिच एंड द पुअर ऑल गेट देयर मोमेंटम विद द मूवमेंट ऑफ इट व्हील्स। मैं बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि ओ प्रभु, ये कैसा बजट है। हे प्रभु, सब कुछ अब तेरे हाथ में है। डॉक्टर संजय सिंह। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण रेल के बजट पर बोलने का आपने अवसर दिया। ये बजट देश के सारे लोग, हर कैटेगरी के लोग, छोटे बड़े, गरीब अमीर, हर तरह की चीज़ों का इंतजार कर रहे थे। नई ट्रेनें चलेंगी, नई योजनाएं आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि चूंकि विधानसभा दिल्ली के आम चुनाव के बाद भी हाल में जो हुआ, उसके बाद ये बजट आया, उसके परिणामों का थोड़ा असर भी मुझे लगता है। हमारे तमाम सारे सदन के सम्मानित सदस्यों ने, हर पार्टी के लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं, अपने क्रिटिसिज्म या अपने सुझाव या अपने विचार सारे रखे। माननीय मंत्री जी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, हमारे मित्र भी हैं, माननीय सिन्हा जी भी, सुरेश प्रभु जी भी। बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने पूर्वोत्तर के लिए अपने भाषण में उल्लेख किया कि अरुणाचल प्रदेश को दिल्ली से सीधे रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी। मेघालय भारतीय रेल के मानचित्र पर आ जाएगा। बराक घाटी बड़ी लाइन से जोड़ी जा रही है और क्षेत्र के शेष राज्यों का कार्य प्रगति पर है। लमडिंग सिलचर ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना को पूरी करने की बात कही गई, लेकिन शायद मंत्री जी ने ध्यान दिया होगा कि ये सारी योजनाएं यूपीए सरकार की है। और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रेल बजट में न तो पूर्वोत्तर को कोई नई योजना दी गई, न कोई नई रेल दी गई, और पूर्वोत्तर को मजबूत बनाने के लिए सरकार कितना गंभीर है इस बजट से दिखाई पड़ता है। माननीय महोदय, हमारे देहात में कहावत है कि जो गांव नहर के टेल पे बसता है वहां पानी कभी नहीं पहुंचता। वही हाल नॉर्थ ईस्ट का है और वही जेएनके का है। बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने उधमपुर और कटरा और बनिहाल सुरंग के माध्यम से जिस रेल कनेक्टिविटी की चर्चा की है वो भी यूपीए सरकार की थी। माननीय मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए भी कोई नई योजना, नई ट्रेन नहीं दिया। ये बड़े दुख की बात है। हमारे तमाम सारे साथियों ने यात्रा किराए की चर्चा की। रेल
बजट के पहले ही किराया बढ़ाया गया और अंतर्राष्ट्रीय, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की मार्केट में बड़ी लंबी गिरावट आई, लेकिन इसका भी कोई असर हमारे गरीब और छोटे वर्ग के यात्रियों के किराए में कोई खास इसका प्रदर्शन नहीं हुआ। सर्विस टैक्स 14% बढ़ा दिया गया। निश्चित तौर से इसका असर हमारे आम जनता के किराए पर असर पड़ेगा और उसे इसको झेलना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सबसे ज़्यादा यात्री इस देश में चलते हैं, करोड़ों यात्री चलते हैं, वो ज़्यादा स्लीपर में और छोटी बोगियों में, छोटे क्लास में, स्लीपर क्लास में, सेकंड क्लास में चलते हैं। और जो जिस तरह से कुछ परसेंट, छोटा परसेंट एसी में या फर्स्ट क्लास में या इन तमाम सारे बोगियों में चलते हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ती हैं तो हायर क्लास में ज़्यादा बढ़ती हैं। लोअर क्लास में जो आम जनता के लिए है चलने की, उसमें कोई खास चेंज पिछले 30, 40, 50 साल में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आज जितना मारामारी है, रेल में तमाम सारी घटनाएं घटती हैं, तमाम सारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है। अक्सर अखबार में पढ़ते हैं कि कोई उठा करके झगड़ा हुआ, नीचे फेंक दिया, कोई आदमी मर गया। आज जिस तरह से बिना रिजर्वेशन के टिकट के, बिना कंफर्म टिकट के तमाम सारे यात्री घुस जाते हैं, कोई रैली होती है उस समय रेल को झेलना पड़ता है। ये तमाम सारी चीज़ें जो छोटे वर्ग के क्लास में जो तमाम सारे आम जनता जो चलती है, उसके साथ कितना दुख उसको झेलना पड़ता है, इसके बारे में भी कोई खास योजना या कोई खास स्कीम हमारे सामने नहीं आई। माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि साफ सफाई की चर्चा हुई, गंदगी की भी चर्चा हुई, महिलाओं की सुरक्षा की भी चर्चा हुई और इसी तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हमारे सरकार में कई कमेटियां भी बनी। कोई कुंजरू कमेटी बनी, सैकड़ों उसने सलाह दिया। वांगचू कमेटी बनी 68 में, उसने 499 सिफारिश की। सीकरी समिति बनी 78 में। इस तरह से तमाम सारे ये समितियां बनी, लेकिन इन समितियों का क्या हुआ, निराकरण क्या हुआ, क्या इनका परिणाम निकला, ये अभी आज तक जानकारी नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। आजादी हमें 50 में मिली, लगभग 65 साल से भी अधिक हो रहे हैं हमें, लेकिन जो परेशानी रेल के माध्यम से आम जनता को होती है, क्या ये कभी इस विजन डॉक्यूमेंट में या इस बजट में आगे 10, 20, 25 साल में रेलवे क्या करने वाली है, सर्विस के लिए, सफाई के लिए, हमारी पंक्चुअलिटी के लिए। जब मौसम हमारा आता है, जाड़ा आता है, तो हर फॉग की वजह से तमाम सारी ट्रेन लेट हो रही है, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा। हम तमाम सारे यूरोप के देशों की चर्चा करते हैं, अमेरिका की चर्चा करते हैं, जापान की चर्चा करते हैं, बुलेट ट्रेन भी चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या गुणात्मक बदलाव हमारी ट्रेनों में इस 50 से लेकर के आज इस 65 साल में क्या हुआ, या इसको बदलाव कर हमारी ट्रेनों में पंक्चुअलिटी के लिए, ट्रेनों में सफाई के लिए, स्टेशनों की सुविधा के लिए, रिजर्वेशन के लिए, टिकटिंग के लिए, इंजन के डेवलपमेंट के लिए, इन तमाम सारी चीज़ों में हमारा विजन क्या है, क्या हम इसको अच्छी तरह से इसको हम चला सकते हैं, क्या हम अपने यात्रियों के लिए सुविधा, हमारे यूजर्स को और प्रमोट करने का इंतजाम, हमारे एम्प्लॉयज़ की जो लाखों की तादाद में हमारे इस देश भर में है, इनके अपग्रेड करने के लिए, इनके विजन को बढ़ाने के लिए, इनको ठीक से काम करने के लिए। ट्रेनों में कभी इंक्वायरी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तमाम सारे लोग मारे जाते हैं, उसमें यही आता है कि हमारे ड्राइवर की तरफ से कोई कमी थी, या हमारा सिग्नल व्यवस्था नहीं थी, या हमारे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा था, हमारे सिग्नलिंग के सिस्टम गड़बड़ थी। ये सारी चीज़ें हमारे सामने 60-65 साल से आ रही हैं, लेकिन क्या हम इसमें गुणात्मक बदलाव के लिए, क्या हम इसके विकास के लिए हमारे इस बजट में, हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट में कुछ है, या आगे 10-20 साल में हम कुछ करने वाले हैं? हमारे यहाँ तमाम सारी जांच रिपोर्ट्स आती हैं, हमारे यहाँ योजनाएं बनती हैं,
और योजनाओं के लिए एक साल में वो काम शुरू नहीं हो पाता, उसका बजट बढ़ जाता है, उसका एस्टिमेट बढ़ जाता है, और जब उसको पूरा होने का समय आता है वो पता चला 1 साल की जगह पे 4-4, 5-5 साल होता है। सुश्री ममता बनर्जी ने 2009 में पहले बजट में इसी लोकसभा में हमारे यहाँ ऊंचाहार, रायबरेली और सुल्तानपुर और अमेठी कनेक्ट करने के लिए नई रेल लाइन करने की उन्होंने शुरुआत की घोषणा की थी। आज तक उसकी कहीं शुरुआत नहीं हुई। आज तमाम सारी इसी तरह से योजनाएं, उसका बजट एस्टिमेट कुछ होता है, साल बढ़ जाता है, उसके कीमतें बढ़ जाती हैं और उसका शेड्यूल का कहीं अता पता नहीं चलता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी भी पेंडिंग हमारी योजनाएं हैं इस देश में, तमाम सारी घोषित योजनाएं हैं, ट्रेनों के बारे में, आरओबीज के बारे में, हमारे अपने सुल्तानपुर जिलों में पता नहीं कितनी आरओबी सैंक्शन हुई थी, 10% कहीं काम हुआ है इस 5 साल में, कहीं 20% हुआ है, कहीं 30% हुआ है, उसके कहीं पूरा होने का कहीं अता पता नहीं है। तो माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि ये बजट या विजन डॉक्यूमेंट, ये कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन होने का, इसको एग्जीक्यूशन इसके होने का भी कहीं हमारे इस सदन में घोषणा होती तो मैं समझता हूं कि इस देश की जनता को बहुत तसल्ली होती और ये आश्वासन, ये लोग सोचते कि हाँ, हमारे भी दिन रेल के माध्यम से जो करोड़ों लोग इस पर यात्रा कर रहे हैं उनको भी फायदा, उनको भी तसल्ली मिलती, उनको भी भरोसा पैदा होता। आज मैं यही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली हमारे इस देश की राजधानी है, दिल्ली में लाखों लोग कमोट करते हैं, गाजियाबाद से, हरियाणा के इलाके से, फरीदाबाद से, यहाँ से तमाम सारे लोग यात्रा करते हैं। यहाँ आने पर किस तरह से लोग टिकट ले पाते हैं, किस तरह से लोग ट्रेनों में घुस पाते हैं, किस तरह से उसमें यात्रा कर पाते हैं, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ कि आज इस बजट से कोई खास ना कोई विजन दिखता है, ना कोई योजना दिखती है, ना कोई नई ट्रेन दिखती है। मैं यही चाहता हूँ कि ये सरकार आज बहुत सारे लोगों के महत्वाकांक्षा को, लोगों के सपनों को साकार करने की बात तो करती है, लेकिन वो तमाम सारी योजनाएं कैसे इंप्लीमेंट होगी, कैसे पैसे आएंगे, कैसे उसको पूरा किया जाएगा, इसके बारे में कहीं इसका उल्लेख नहीं हुआ। माननीय महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज इस देश में हमारे देश का जो टूरिस्ट है, यात्री है, वो तमाम सारे विदेशी पर्यटकों से कहीं ज्यादा खर्च करके इस देश में उस पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। मैं निवेदन आपके माध्यम से एक सुझाव चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि इस देश में जो इन्फ्लो है, जो तमाम सारे दक्षिण के टूरिस्ट स्पॉट हैं, नॉर्थ के टूरिस्ट स्पॉट हैं, पहाड़ों के टूरिस्ट स्पॉट हैं, जंगल इलाके के हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, क्या उनको भी कनेक्ट करने के लिए उनके तमाम सारे यात्रियों को, जो पर्यटक आते हैं इस देश में, आज बहुत सारा पैसा पर्यटन उद्योग को मिल रहा है हमारे देसी पर्यटकों से, क्या उनकी सुविधा के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन के जो स्पॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए रेलवे कोई नई पहल लाएगी, नई योजना लाएगी, जिससे कि हमारे देश के पर्यटकों को, हमारे देश में जाने वाले तमाम सारे धार्मिक स्थल हैं, तमाम समुद्री इलाका है, तमाम सारे जंगल के और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, देश के तरह कोने कोने में जो जगहें हैं, स्थान हैं आकर्षण के, उनको भी कनेक्ट करके हमारे पर्यटकों को सुविधा देने के लिए कोई योजना बनाएगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं, इसके बारे में भी विचार करेंगे, जिससे कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में इस देश में जो ऐसे पर्यटक आकर्षण के केंद्र हैं उनको भी हमारे यात्रियों को सुविधापूर्वक वहां पहुंचाने का प्रबंध करेगी। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आज देश में जो सबसे बड़ी जो चिंता की विषय है, जो रेल से दुर्घटनाओं से लोगों की क्षति होती है, लोगों के जान माल की समस्या आती है, आज उसके लिए कोई व्हाइट पेपर माननीय मंत्री जी को रेलवे से लाना चाहिए। आज लोग सुरक्षित चल सकें ट्रेन में, हमारी महिलाएं सुरक्षित चल सकें, इसके बारे में हमें अर्ज करना है माननीय मंत्री जी से। इसके लिए भी व्हाइट पेपर कोई आवे कि जिससे कि आने वाले भविष्य में इस देश में रेल यात्रा अच्छी तरह से सुरक्षित चल सके, इसके लिए बहुत जरूरी है। आज रेलवे नेटवर्क जो है इस देश का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, इस देश में सबसे ज्यादा इलाके कवर करती है ट्रेन, आज सबसे ज्यादा लोगों को लाभान्वित करती है ट्रेन। आज मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि ये नेटवर्क कैसे आज पुराना होने के साथ साथ कैसे आने वाली परियोजनाएं जो इसकी हैं
तमाम सारी रेल लाइनों को, पटरियों को चेंज करने की व्यवस्था, तमाम सारे रेल की परिसंपत्तियां जो हैं उनके उपयोग की समस्या, उसका तमाम सारा इंक्रोचमेंट देश में हो रहा है, उसका उपयोग रेल नहीं कर पा रही है, उसके लिए भी बहुत लंबी योजना बनाने की आवश्यकता है। मैं यही चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये बहुत आवश्यक ये विषय है, जो ये परियोजनाएं हैं हमारे इस देश की रेल की, ये पूरी हो सकें समय पर, इनको अच्छी तरह से पूरा किया जा सके, इसलिए जरूरी है इसके बारे में भी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी इसके बारे में विचार करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ, जो मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा कि जो माननीय सुश्री ममता जी ने पहले अपने बजट में हमारे सुल्तानपुर, ऊंचाहार और सलोन और अमेठी होती हुई, अठेहा होती हुई जो ट्रेन लाइन की बात हुई थी, उसके बारे में वो जरूर उसकी व्यवस्था करेंगे। इसका सर्वे भी हो चुका, 3-4 बार सर्वे हो चुका, लेकिन इस पर अभी कोई कंक्रीट काम शुरू नहीं हुआ। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री जी से कि इसके बारे में जो पैसा आप अलॉट किए हैं उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी व्यवस्था करें। दिल्ली को जो तमाम सारे हमारे देश में लाखों पैसेंजर्स हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद से, सोनीपत से, फरीदाबाद से लोग आते हैं, उनके लिए विशेष ट्रेनें चलाने का, उसको सुगमता से, उनको आराम से पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये मैं अर्ज करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं यही चाहता हूं कि ये बजट किसी तरह से इस देश में इतना पुराना नेटवर्क, इतना लंबा चौड़ा नेटवर्क, इतने लोगों से चलने वाला ये नेटवर्क किसी तरह से प्रभावी हो और इसका ग्रोथ, इसकी गुणात्मक ग्रोथ दिखाई पड़े, तमाम सारे हमारे यात्रियों के सुखमय क्वालिटी में सुधार हो, हर तरह से सुरक्षित यात्रा हो। इस तरह से कोई इसके बारे में विजन डॉक्यूमेंट जो कि शेड्यूल अपने टाइम के साथ इसके एग्जीक्यूशन को कर सके, यही मैं चाहता हूं। प्रभु की कृपा तो है ही है, माननीय सुरेश प्रभु जी भी उन प्रभु के चमत्कारों के साथ साथ इस रेलवे में चमत्कार करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। थैंक यू। नाउ ऑनरेबल डिप्टी लीडर ऑफ द Vice Chairman, sir, even now 2 hours and 39 minutes are left of this debate. It's not, and our own time is 48 minutes. It's 6:10, and it's very clear that the debate cannot be concluded today, nor the reply can be there today from the minister. I would request through you, the government, to agree and to the House that we will do it tomorrow and let the minister's reply come tomorrow. I would request the minister to accept this request. 6:15 it should be adjourned. सर, कल मेन बजट पे भी डिस्कस होना है और महिला और बाल कल्याण विषय पर मंत्री को रिप्लाई भी करना है, इसलिए समय जो है वो वैसे तो हम लोग 7 बजे तक बैठने का था, लेकिन अगर आपकी इच्छा है और आपकी जो सभी सदन की ऐसी स्थिति है तो क्योंकि बेहतर तो होता है कि आज ये खत्म हो जाता। तो किसका भोजन? नहीं, वो भोजन तो चलेगा रात में, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा सदन की सहमति हो उसमें कर लें। Okay. We will continue at 15. Not tomorrow. फिर it is not possible tomorrow same thing. फिर ये क्लियर कर सर। That's what we, the House, has agreed. सर तो फिर मिनिस्टर्स रिप्लाई 2:15. It cannot be concluded Sir, today. Sir, time और है, आज तो खत्म ही नहीं होता। 9 बजे सर, मिनिस्टर्स रिप्लाई इफ जो हाउस की सहमति है अगर, और आज इस समय जो है वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो मंत्री की रिप्लाई जो है वो 3 बजे कल दिन में होनी चाहिए। ओके। 2 बजे तो डिबेट शुरू होगी, 2 घंटे 2.5 घंटे डिबेट के बचे। Only 5-6% left and LOP तो हो जाएगा 1 घंटा है। No, so what? What was the suggestion?
What is your suggestion? The House has discussed, we requested through the chair, 6:15 the House to adjourn, because still 2.5 hours are left. Debate cannot be concluded today. Ministers reply tomorrow, and after that, women and child. No, then see. Sir, this has been, we have no other choice. Till night, no problem. It is not possible for 2:15, and this has been, the government has also no objection at 2:20. And we will start from 2 o'clock tomorrow afternoon. Yes. Discussion, further discussion. सर, ऑनरेबल एलओपी ने और हमारे कुछ और माननीय सदस्यों ने ये कहा है कि अभी क्योंकि ये पूरे के पूरी चर्चा खत्म नहीं हो सकती 7 बजे तक और ये कंटिन्यू करेगी कल भी, तो हमारी तो ये थी कि आज रात में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर ये सहमति सदन की बनती है तो हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि कल 3 बजे 1-2 बजे से चर्चा शुरू हो और 3 बजे मिनिस्टर की रिप्लाई। ठीक है, एग्री करो। Why not you agree to that? That is okay. Between 3 and 4. Don't say exact 3. Not much. No, if everybody is done, up to 3 o'clock, we have no objection. Only one no name problem. here. If everybody is done by 3 o'clock, we have no objection. No, it's all right. Okay, but between 3 and 4, we should finish. 3. Between 3 and 4, as the debate concludes, the minister will reply. Conclude हो जाएगी 3 बजे चर्चा 2 बजे और मिनिस्टर्स रिप्लाई एट 3। Agree करो। See, 1 second. So that is the agreement. Yeah, okay. Therefore, tomorrow for discussion 1 hour, not much names, actually only 1, 2, 3, 5 name, and then others 2-3 minutes only some. And minister, how much time you require for reply tomorrow? You give, but at least one hour, little more than 1 hour, because I have to explain to everybody's point of view. 3 to 4. Okay, so you want? Okay. So before 4 we should. Between 3 to 4. Everything good. Then I have a doubt. So what about the general budget then? Because I want to be clear. I want to be clear because BSc has decided the general budget will be taken up on 17th and 18th. Yeah. So from 17th you are now removing 2 hours. So after that you will start general budget? Yes. After the railway reply? Yes. After the reply of the minister on railway, then we start main budget. General reply. General budget. There was an agreement for the last 4 sessions now. We are neglecting the women and child. Nobody is neglecting. Women and child reply. You are correct point. The women and child reply. You cannot put it in the next session and it cannot go into a 0. So only the ministers reply to the women and child. I don't know why this government is not letting the woman. No, it's listed. Tomorrow it's listed. If you want to change the business, it is on your request. I'm changing this, I'm agreeing on your request first, then leader of the opposition. No, so it's all right. If you want any reply, so on 0 hour you can. But Naqvi, Honorable Chairman himself has directed the minister that she should come and reply. And in this house also from chair, I have also said it. So she has to give a reply. वो आ रही हैं, she will give reply tomorrow. But the complete business is changed now. The railway discussion is continuing. The reply of the rail minister is tomorrow. Reply being postponed. In spite of the today. In spite of the today. That so if time left, then she will reply. No. You agreed? Okay. Then special mentions. Special. I am not qualified to agree. The full opposition is not here. We'll talk tomorrow. No, special mention. Talk tomorrow. Because some special mention. Some important Congress party meeting is going on. That is